नमस्कार, मैं वजीर ढाका कंटिन्यू आइस कोचिंग से आप सभी का स्वागत करता हूं। और इस प्रेजेंटेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं आज कि कैसे आप ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो चूज करना चाहिए आपको, क्योंकि आप जानते हैं कि 2 अप्रैल को आखिरी डेट है जिसमें कि आप एचएस के फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक फॉर्म भरा नहीं। मैंने इस मुद्दे पे पहले भी 2-3 वीडियो बना चुका हूँ। हो सकता है आपने वो वीडियो देखी हो सकता है नहीं देखी हो, लेकिन फिर एक वीडियो बना रहा हूँ कि ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसके प्रति आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या नीति होनी चाहिए, आपके दिमाग में क्या होना चाहिए। बहुत सारे बच्चों के कॉल आते हैं हमारी टीम के पास में, उनके क्वेश्चन होते हैं कि मैं कौन सा सब्जेक्ट लूँ। कई तो ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं कि उन्होंने रैंडमली कोई भी सिलेक्ट कर लिया है। एक्चुअल में उसका कोई फायदा नहीं है अगर आपने रैंडमली सिलेक्ट कर लिया है, क्योंकि आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं और प्रीलिम्स की तैयारी का कोई मतलब नहीं है अगर आपके दिमाग में मेंस या इंटरव्यू वो वाली चीज़ें दिमाग में ही नहीं है। तो ऐसा कई बार होता है, कई बार कोचिंग सेंटर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा प्रीलिम्स पे फोकस कर देते हैं, बच्चों को पता भी नहीं होता कि मेंस का एग्ज़ाम होना है या इंटरव्यू होना है। और ये बहुत घातक होगा, क्योंकि प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होता है वो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। सिर्फ जितनी वैकेंसी है उसका 12 गुना मेंस में आएंगे। असली जो मुकाबला होता है या आपकी नौकरी लगने वाली है, आपका सिलेक्शन होने वाला है, वो मेंस का स्कोर जो 600 नंबर का होगा और इंटरव्यू 75 नंबर 675 नंबर के आधार पे होता है। प्रीलिम्स एक स्क्रीनिंग है जो कि जरूरी है मेंस तक पहुंचने के लिए। और जो मेंस की बात आती है तो उसमें हिंदी, इंग्लिश और ऑप्शनल सब्जेक्ट और जीएस, तो इसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट की कितनी भूमिका है वो पूरी देखेंगे हम लोग। जैसा आप जानते हैं 156 पोस्ट के लिए 156 पोस्ट के लिए इस बार वैकेंसी है, जिसमें कि 48 एसडीएम है। तो मैं ये मानता हूं कि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इस तरह का मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा, इसलिए इस मौके को आपको जाने नहीं देना है। सोच सोच कर आपको अपनी चालें चलनी है, मतलब कदम रखना है। अब देखिए कि जो जीएस है उसका कितना कंट्रीब्यूशन है, या ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसका कितना कंट्रीब्यूशन है, हिंदी, इंग्लिश उसका भी कंट्रीब्यूशन काफ़ी होता है। कई बच्चे इंग्लिश को इग्नोर कर देते हैं, वो सिर्फ इस नज़र से देखते हैं कि क्या सी सेट में ग्रामर वोकेब आती है नहीं आती, सी सेट में कॉम्प्रिहेंशन आते हैं। लेकिन इंग्लिश का रोल आपको ज़रूर आएगा, ग्रामर में आएगा, सेंटेंस करेक्शन में, वोकेब में आएगा, पत्र लेखन में आएगा, एसे राइटिंग में आएगा। पूरा पेपर है 100 नंबर का होता है और ये को क्वालिफाइंग पेपर नहीं है। ऐसे ही हिंदी का पेपर है 100 नंबर का होता है। कई बच्चे सोचते हैं कि हमें हिंदी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। देखिए हिंदी का पेपर 100 नंबर का होगा और 100 नंबर काफ़ी ज़्यादा रोल अदा करते हैं, क्योंकि जब 2-2, 3-3 नंबर की वजह से एक कट ऑफ आगे पीछे हो जाती है, आप एसडीएम बनते बनते आप 1 नंबर से रह गए, 2 नंबर से रह गए, फिर आप क्या ये बताएंगे अपने आप को कि मैं मेंस क्वालिफाइड, मैं इंटरव्यू क्वालिफाइड। कई बच्चे ऐसे होते हैं बोलते हैं कि इंटरव्यू क्वालिफाइड, भाई इंटरव्यू क्वालिफाइड जीरो ही हुआ ना, उसका कोई मतलब नहीं है। जब तक कि आपका सिलेक्शन नहीं हो उसका कोई मतलब नहीं निकलता। अभी करेक्टिव मेजर्स लिए जा सकते हैं, अभी टाइम है। मुद्दा ये है सोचने का। अब आ जाता है जीएस। जीएस 200 नंबर का और फिर ऑप्शनल 200 नंबर का। इस प्रेजेंटेशन में हम लोग हैं वो ऑप्शनल पे ज़्यादा बात करने वाले हैं कि अभी आपको सिलेक्ट करना है। फॉर्म अप्लाई करते समय आपको ये पता होना चाहिए कि मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या होगा, क्योंकि बाकी 3 सब्जेक्ट कंपल्सरी है, हिंदी, इंग्लिश, जीएस तो ये सबको पढ़ने हैं। लेकिन अगर ऑप्शनल की बात करें, आपके स्क्रीन के सामने एक चार्ट बना हुआ है, पाई चार्ट है, और वो इंडिकेट कर रहा है कि 33%, मतलब 1/3 वेटेज है इसकी। पहले क्या होता था, इसकी वेटेज ज्यादा होती थी, 50% वेटेज हो जाती थी। लेकिन अब 50% की बजाय जीएस की वेटेज बढ़ गई। हिंदी इंग्लिश की तो उतनी वेटेज है, जीएस की वेटेज बढ़ गई, लेकिन ऑप्शनल की वेटेज कम हो गई। फिर भी 33% रीजनेबल, ठीक ठाक वेटेज होती है। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, इसका मतलब आपके फाइनल सिलेक्शन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई जरूर करना है, स्क्रीनिंग टेस्ट है मेंस तक पहुंचने के लिए, लेकिन असली घमासान आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट और बाकी जो कंपल्सरी सब्जेक्ट है मेंस,
जो आपको जॉब की तरफ ले जाएंगे, वहां पे होने वाला है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप प्रीलिम्स को लाइटली ले लो, सी सेट को लाइटली ले लो या जीएस को लाइटली ले लो। ये भी खतरनाक होगा, पता चला आपने मेंस पे इतना फोकस कर दिया कि प्रीलिम्स में क्वालिफाई नहीं हुआ, ऑप्शनल सब्जेक्ट पे इतना फोकस कर दिया कि मेंस बाकी सब्जेक्ट रह गए या प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ। लेकिन आप इग्नोर नहीं कर सकते जब आपको फैसला अभी लेना है। 29 सब्जेक्ट की लिस्ट आपके सामने होगी जब आप अपना एप्लीकेशन या अप्लाई कर रहे होंगे, फॉर्म अप्लाई कर रहे होंगे। और जो उस 29 सब्जेक्ट में बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हो सकते हैं जो आपको जाने पहचाने या आपके पढ़े हुए मिले, या हो सकता है आपको पता भी नहीं चले कौन सा मैं लूं। तो देखिए आपके सामने लिस्ट है। अब कम से कम 7 ऐसे फैक्टर हैं जिसके आधार पर बच्चे फैसला करते हैं। आपको यह देखना है कि ये 7 फैक्टर्स में से आपके लिए सूटेबल फैक्टर कौन सा है, या हो सकता है सातों में कोई सूटेबल नहीं हो फैक्टर। लेकिन यह जरूर है कि 7 फैक्टर जो आमतौर पे बच्चे जब डिसाइड करते हैं तो इनका संज्ञान लेते हैं। मैं एक एक करके सातों का जिक्र करता हूं और उसके प्रोस और कॉन्स, मतलब क्या फायदा क्या नुकसान, उसका भी मैं जिक्र करूंगा। तो देखिए यहां पे पहले आपके सामने है ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट। मान लो आपने की है सब्जेक्ट एमएससी कर ली जूलॉजी में, तो आपके दिमाग में यह आएगा कि मैं जूलॉजी सब्जेक्ट ले सकता हूं। या बीएससी कर रखी आपने मेडिकल साइंस में, बीएससी मेडिकल, आपने बॉटनी या जूलॉजी आपने सब्जेक्ट लिया था, उसमें बॉटनी जूलॉजी और केमिस्ट्री सब्जेक्ट थे। आपके दिमाग में आया कि मेरी सबसे अच्छी केमिस्ट्री है तो मैं केमिस्ट्री ले लेता हूं। आप ये सब्जेक्ट ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट वो आपने लिए हो तो भी। मान लो हिस्ट्री आपने नहीं पढ़ी है कभी भी, वो भी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे पहले जो फैक्टर उसमें हम डिस्कस कर रहे हैं, इसका प्रोस क्या है और कॉन्स क्या है। सबसे अच्छा इसका एडवांटेज ये होता है कि आप उस सब्जेक्ट से काफी फैमिलियर है। प्रीलिम्स और मेंस के बीच में ज्यादा गैप नहीं है। अगर प्रीलिम्स जून में होना है या मई के आखिर में होना है तो जून और फिर जुलाई अगस्त में आपका मेंस का एग्जाम होना है। तो इसका मतलब 1 से 2 महीने के बीच में जो समय होगा उसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट, फिर आपका हिंदी, इंग्लिश और जीएस सभी चीजों की, और राइटिंग प्रैक्टिस आपको करनी है, लिखने वाली प्रैक्टिस आपको करनी है, क्योंकि वो सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं, नॉलेज का कोई ज्यादा मतलब नहीं है। तो यहाँ पे एडवांटेज क्या है इसका, सबसे बड़ा एडवांटेज, जब आप ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन वाले जो आपके पढ़े हुए सब्जेक्ट है और आपने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है तो आप ये ले सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि जैसे आपने इंजीनियरिंग की है, बीटेक की है, लेकिन इस दौरान आपने बहुत गंभीरता के साथ कोई स्टडी नहीं की है, आपको सिर्फ डिग्री लेनी थी, या आपको कोई प्रैक्टिकल कोर्स करने थे, या आपको एसएससी वगैरह यूपीएससी की तैयारी करनी थी, आपने की, लेकिन समय उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को इतना ज्यादा नहीं दिया कि वो आप उसमें कंपीट कर पाओ। तो एडवांटेज ये कि आपका जाना पहचाना सब्जेक्ट है, हो सकता है आपको बहुत अच्छा नॉलेज हो, बहुत अच्छा स्कोर भी किया हो, लेकिन ये हमेशा ट्रू नहीं है। जैसे कोई मान लो बीए एमए कर रहा है तो पता चला कि 5 क्वेश्चन हर साल वो करके चला गया, तो उससे हो सकता है उसकी बात बने ना। मतलब अगर गंभीरता के साथ पढ़ाई नहीं की है तो इतना फिर फायदा नहीं होगा। कम समय की वजह से ये कोई बुरा ऑप्शन नहीं है कि आप अपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट में से कोई ले लें। तो मुझे लगता है कि आप एक सेफ साइड खेल सकते हैं, कंपैरेटिवली आपके लिए फिर सेफ हो जाता है। लेकिन इसकी नेगेटिव पॉइंट भी कई बार ये हो जाता है, जो कि सभी में वो नेगेटिव पॉइंट भी आपको नजर आएगा, कि जो आपका सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट मान लो पेपर चेक करने बैठ जाता है, और हो सकता है वो आपकी छोटी छोटी गलतियों की वजह से बहुत अच्छा स्कोर नहीं दे एग्जाम। सब्जेक्टिव पेपर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपका जो पेपर इवैल्यूएटर है उसकी भूमिका बहुत ज्यादा हो जाती है, मतलब आपसे ज्यादा भूमिका होती है पेपर चेक करने वाले की। तो वो यूपीएससी का एग्जाम हो तो वो एचसीएस का एग्जाम हो। हमने देखा कई बार यूपीएससी में भी जो सब्जेक्ट होते हैं जैसे कि उर्दू, मराठी लिटरेचर या कोई पाली लिटरेचर, उसमें बच्चा बहुत अच्छा स्कोर कर देता है, एवरेज बच्चा भी यूपीएससी आईएएस बन जाता है। इस तरह की सिचुएशन कई बार देखने को मिली है, पीछे भी देखने को मिला है कि उर्दू वाले काफी ज्यादा भूमिका में थे, कंट्रीब्यूशन उनका बहुत था टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट में। तो
इस चीज को ध्यान में रखते हुए आपको ये जरूर विचार जरूर कर लेना चाहिए कि क्या मुझे ये सब्जेक्ट लेना चाहिए, सेफ है आपके लिए। अगर आपका कोई और सब्जेक्ट बहुत अच्छा नहीं है तो फिर आप इसको तवज्जो दे सकते हैं। ये देखा गया पहले मतलब पिछले 1-2 सालों में, जब से इंजीनियरिंग और डॉक्टर बैकग्राउंड के बच्चे ज्यादा डोमिनेट करने लगे हैं, कि वो कोई भी सब्जेक्ट लेकर क्लियर कर देते हैं। जैसे कि मान लो फिजिक्स लेकर या मैकेनिकल इंजीनियरिंग लेकर या मैथमेटिक्स लेकर, पहले इसकी संभावना कम होती थी, लेकिन आज के टाइम में बच्चे क्या करते हैं, इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं बहुत सारे, वो अपना पढ़ा हुआ सब्जेक्ट लेते हैं और उसी में ही सब कुछ कर डालते हैं, क्योंकि सब कुछ कंटेंट आज के टाइम में ऑनलाइन अवेलेबल हो जाता है। तो इतनी ज्यादा मुश्किल, और उनका ऑलरेडी उसका बेस होता है, तो इतनी ज्यादा मुश्किल कई बार नहीं होती है। लेकिन आपको यह भी देख लेना चाहिए कि क्या मैं इस सब्जेक्ट में जो मैंने सिलेक्ट किया है, मेरा खुद का सब्जेक्ट है, मैं प्रॉपर रिटन प्रैक्टिस कर पाऊंगा क्या। आंसर राइटिंग की बात कर रहा हूं मैं, आंसर राइटिंग ही मैं प्रैक्टिस कर पाऊंगा क्या। अगर आपने थोड़ा बहुत आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की, पिछले 2 सालों की यूपीएससी के और पिछले जितने भी 3-4 सालों के हुए हैं, 2018-19 में हुआ है, 2014 में, 2011 में, इस तरह से एचएस के पेपर आप उनके क्वेश्चन निकाल कर एक बार कम से कम सोल्व जरूर कर ले। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं, ये कब सोल्व कर सकते हैं। अभी अगर आपके पास टाइम नहीं है तो या तो आप 1-1, 2-2 घंटा इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर बाद में मेंस प्रीलिम्स का एग्जाम हो उस टाइम में जरूर कर सकते हैं। लेकिन डिसाइड तो अभी आपको करना है। तो आप ये सब्जेक्ट किस लिहाज से, मतलब ये वाला तरीका इतना भी बुरा नहीं है। अब आ जाता है दूसरा फैक्टर, यू ऑलरेडी प्रिपेयर्ड इन यूपीएससी एचएस प्रिपरेशन। मान लो आपने इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन से बीटेक कर लिया, उसके बाद आपने आईएएस की तैयारी स्टार्ट कर दी यूपीएससी की, और उसमें सबसे पहले आपने किया कि प्रीलिम्स और मेंस की कोचिंग को इंटीग्रेट कर लिया। अच्छी बात है। मेंस की तैयारी करते टाइम में सबसे पहले आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट की तैयारी स्टार्ट कर दी, ले लिया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या कोई और सब्जेक्ट ले लिया जो कि ज्यादा फेमस है सिविल सर्विसेज में, उसकी बात कर रहा हूँ। क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको काम भी आगे यही करना है, आसान भी होता है। इंडियन पॉलिटिक्स सबको आसान सी लगती है, डे टू डे लाइफ में वही बातें होती है, तो कोई इतना ज्यादा मुश्किल नहीं होता। छोटा सब्जेक्ट है, ले लिया आपने उसकी तैयारी भी की। अब अगर आप उससे थोड़ा हट जाते हैं तो मुझे लगता है कि आपको दिक्कत फिर बाद में आ सकती है। मतलब आपने तैयारी कर ली है उस सब्जेक्ट की, आपने कोचिंग ले ली है उस सब्जेक्ट की, तो मेरे ख्याल से फिर आपको उस पर स्टैंड ले लेना चाहिए। ये वाली कैटेगरी के बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं क्या, कि एचएस में तो पिछली बार उन सब्जेक्ट में से ज्यादा सिलेक्शन हुआ था जो उनसे ज्यादा डीप सोच गए। मतलब कि डीप सोच गए लेकिन इलॉजिकल सोच गए, और ये हर चीज में एप्लीकेबल है। यूपीएससी में भी कई बार बच्चा ऐसा सोच देता है, डीप सोच जाएगा, लेकिन वो डीप भी तो इलॉजिकल हो सकता है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जितनी भूमिका पेपर देने वाले की होती है, उससे ज्यादा भूमिका पेपर इवैल्यूएटर की होती है, पेपर चेक करने की वाली होती है। और पेपर चेक करने वाला आपने अपनी कॉलेजेस या बाकी जगह पे देखा होगा कि कुछ बहुत आसानी के साथ नंबर दे देते हैं, लीनियंट मार्किंग बोलते हैं या ढीला मार्किंग बोल सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ टीचर है बहुत सारे एंगल से इवैल्यूएट करते हैं और फिर भी वो ज्यादा नंबर नहीं देता। एक टीचर उसी जो लिखा हुआ उसमें से 100 में से हो सकता है 80 नंबर दे दे, और वही एक दूसरा टीचर है उसी कंटेंट के हो सकता है 50 नंबर दे दे। तो इसका मतलब जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है उसमें काफी ज्यादा भूमिका हो जाती है। तो फिर एक क्वेश्चन आपके दिमाग में उठता है, तो फिर क्या इसका मतलब तो ये देखा जाए कि पहले किसके ज्यादा नंबर आते थे या उसकी सब्जेक्ट में ज्यादा नंबर आए। मेरे ख्याल में ये और बड़ा रिस्क हो जाएगा। क्यों रिस्क हो जाएगा, कोई जरूर नहीं है पिछली बार वाला टीचर इस बार भी हो सकता है पिछली बार आपका हिंदी लिटरेचर वाला टीचर है बहुत नंबर दे दिए उसने, और इस वाला हिंदी लिटरेचर है वो उसने नंबर ही नहीं दिए। ऐसा देखने को आया, कभी ज्योग्राफी में ज्यादा स्कोर आ जाता है, कभी लॉ में ज्यादा स्कोर आ जाता है, लॉ वाले बच्चे नजर आते हैं, कभी हिंदी लिटरेचर के बच्चे नजर आ जाते हैं, कभी सोशियोलॉजी के बच्चे नजर आते हैं फाइनल सिलेक्शन में ज्यादा। तो ये हर जगह पे होता है, यूपीएससी में होता है और एचसीएस या इस तरह के एग्जाम में भी होता है। आपके पास इसका कोई बस नहीं है। आप मतलब इसका पिछला रिकॉर्ड देखने की बजाय आपको ये समझ लेना है कि जितनी मेरी भूमिका है उतना ही इवैल्यूएटर की भूमिका है, लेकिन वो इरेशनल डिसीजन नहीं होना चाहिए कि पिछली स्कोर इसमें ज्यादा था
मान लो सोशोलॉजी में ज़्यादा बच्चे सिलेक्ट हुए तो मैं भी सोशोलॉजी ले लूँ, ये फिर खतरनाक हो जाता है। तो आपका ऑलरेडी जो सब्जेक्ट तैयार है उस पर कॉन्फिडेंस व्यक्त करें। हो सकता है आपका भी टीचर है वो ज़्यादा स्कोर देने वाला आपको मिल जाए, और हो सकता है नहीं मिले, तो वो तो एक लक की बात हो जाती है, ऐसा होगा सिविल सर्विसेज में। यू आर फेमिलियर एज पर योर इंटरेस्ट। इस दूसरे जब ये ऊपर बात हो रही थी तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये भी है कि कोई जरूरी नहीं है कि जो बेस्ट कैंडिडेट थे मेंस में वो इंटरव्यू में पहुंचे हो। ऐसा भी हो सकता है कि जो बेस्ट कैंडिडेट थे उनका जो जिसको बोलते हैं ना कि राइट उनका दांव चला नहीं सही और वो नहीं पहुंच पाया आगे, या उनका स्कोर कम आ गया, फिर वो इंटरव्यू में टोटल स्कोर होता है मेंस और इंटरव्यू का वो इतना नहीं बन पाया, तो ऐसा आपको देखने को मिलेगा। यू आर फेमिलियर एज पर योर इंटरेस्ट। कई बार क्या होता है कि आपने नए तो कोचिंग ली है, नहीं आपका वो ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट है, मान लो ग्रेजुएशन में ऐसे सब्जेक्ट है आपके पास में होटल मैनेजमेंट या इस तरह का कोई सब्जेक्ट है जो इस लिस्ट में नाम ही नहीं है उसका, या इस लिस्ट में नाम है लेकिन आपका इंटरेस्ट नहीं है उसमें, आपने पढ़ा भी है लेकिन इतना इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन कुछ एक सब्जेक्ट होते हैं जैसे मान लो हिस्ट्री में बड़ा इंटरेस्ट है आपका, या पॉलिटी में बहुत इंटरेस्ट है, मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन टाइप में आपका बहुत इंटरेस्ट है, तो आप उस पर भी ले सकते हैं। अगर आपका अपने सब्जेक्ट पे इतना इंटरेस्ट नहीं है, नहीं आपने कोई कोचिंग ली हुई है, या आपका सब्जेक्ट है ही नहीं इसमें 29 की लिस्ट में, तो ऑब्वियसली क्या है कि जिसमें फिर आपका इंटरेस्ट हो अगर वो आप सिलेक्ट कर लेते हैं और उसका कंटेंट मैनेज कर लेते हैं तो मुझे लगता है ये भी एक बुरी बात नहीं है, बहुत सारे बच्चे ऐसा कर पाते हैं। आज के टाइम में ऑनलाइन एजुकेशन है, डिजिटल वर्ल्ड है, उसका पूरा बोलबाला है। जो फाइनल सिलेक्शन होने हैं उनमें भूमिका ऑनलाइन कोचिंग की और डिजिटल की कंटेंट की वो बहुत ज़्यादा होने वाली है, क्लासरूम कोचिंग की तुलना में कई ज़्यादा गुना होने वाली है, क्योंकि क्लासरूम कोचिंग की बहुत लिमिट होती है और एफिशिएंसी नहीं आती है। तो ये भी एक आप तरीका होता है और बच्चे इसमें सक्सेसफुल होते हैं। जैसे बहुत सारे बच्चों का सोशियोलॉजी में इंटरेस्ट होता है, किसी का हिस्ट्री में होता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में होता है, ज्योग्राफी भी बहुत अच्छी लगती है, बीटेक किया है, बीटेक वाले ने कर लिया मान लो बायो इंफॉर्मेटिक्स या फिर इस तरह का कोई सब्जेक्ट से आपने बीटेक कर ली, लेकिन वो है ही नहीं इसमें, या है तो वो आपको इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं डेवलप हो रहा। फिर आ जाता है एक तरीका ये भी है कि जो आपको बोला जाता है आपके कोचिंग सेंटर प्रोवाइड करता है वो भी एक फैक्टर हो जाता है कई बार। क्यों हो जाता है वो फैक्टर कि मान लो आपने कोचिंग कहीं से ले रहे हैं और वहां पे आपको बहुत सारा अच्छा क्वालिटी कंटेंट भी प्रोवाइड कर दिया जाता है, आंसर राइटिंग की फैसिलिटी भी दे दी जाती है। आपका शेड्यूल बन गया, आंसर राइटिंग दे दी, आपको कंटेंट दे दिया, आपकी एबिलिटी थी, आपने क्वालिफाई कर लिया, आपने अच्छे ढंग से उसको पिक कर लिया। इससे क्या होता है, ये भी एक बहुत सारे बच्चे इसको कर लेते हैं। कई बार देखने को मिलता है कि अगर आपको अच्छी कंटेंट मिल जाता है, अच्छी कोचिंग मिल जाती है, तो आप उस चीज को पिक कर लेते हैं। ये ऐसे देखने को में आया है कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चे सोशोलॉजी हुआ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हुआ, या फिर एंथ्रोपोलॉजी हुआ, इस तरह के सब्जेक्ट लेकर बहुत ज्यादा मजबूत सिचुएशन में आ जाते हैं। तो ये भी एक तरीका है, अगर आपके पास ऐसा कोचिंग सेंटर है जो आपको प्रोवाइड कर रहा है और आप उस कोचिंग पे पूरा भरोसा कर रहे हैं कि हाँ वो आंसर राइटिंग तक आपको ले जाएंगे, आंसर राइटिंग तक ले जाना बहुत जरूरी है। फिर आ जाता है इजी अवेलेबिलिटी ऑफ कंटेंट, टेस्ट सीरीज और कोचिंग। अब मान लो ऊपर वाली चीजों को एक बार थोड़ा सा इग्नोर करते हैं, नीचे वाले पे चलते हैं। इजी अवेलेबिलिटी ऑफ कंटेंट, आपको ये पता है आपने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं किया अभी तक, लेकिन ये पता है कि ज्यादातर कोचिंग वाले हैं, कोचिंग सेंटर, वो कौन से सब्जेक्ट करवाते हैं, वो सब्जेक्ट करवाते हैं जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे होंगे, वरना तो वो कोर्स इफेक्टिव नहीं होगा। तो फिर आप क्या सोच सकते हैं कि यार कौन से सब्जेक्ट ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा लिए जाते हैं, और वो जब कौन से सब्जेक्ट सबसे ज्यादा लिए जाते हैं तो कोचिंग सेंटर उसको ज्यादा प्रेफरेंस देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि उससे उनकी कॉस्ट निकल जाती है। अब एचएस में देखिए, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल लेता हूं कि मान लो सब्जेक्ट है कोई ऐसा जैसे कि स्टैटिस्टिक्स है, हो सकता है 5 ही बच्चे ले तो कोचिंग देना इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि लाखों में कोचिंग का खर्चा होगा तो एक बच्चा उसको अफोर्ड नहीं कर पाएगा। या मान लो एग्जाम्पल के तौर पे और कोई सब्जेक्ट भी ऐसा हो सकता है जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग या इस तरह की कोई सब्जेक्ट होगा, अब मान लो 5 बच्चों ने ले लिया वो,
तो फिर क्या होता है, कोचिंग इम्पॉसिबल हो जाती है उसके लिए। नए टेस्ट सीरीज होती है, नए कोचिंग होती है, फिर आपको अपने दम पे सब कुछ लड़ाई लड़नी होती है। लेकिन ये पांचवा जो पॉइंट है, इजी अवेलेबिलिटी ऑफ कंटेंट, की कंटेंट आपको बहुत आसानी के साथ मिल जाता है। मान लो फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी है, अब ज्योग्राफी का कंटेंट आपको इजीली अवेलेबल मिल जाएगा, उसकी टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल हो सकती है और उसकी कोचिंग भी अवेलेबल हो सकती है। मतलब आपको चीजें बनी बनाई मिल गई है, आपको अपनी तरफ से कोई ज्यादा एफर्ट्स नहीं करने हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है और टेस्ट देने हैं। तो जो बनी बनाई चीज मिल गई है, आपको पढ़ना और टेस्ट देने हैं, तो आपका रास्ता थोड़ा आसान हो जाता है। एक ये फैक्टर भी है जो बच्चे ध्यान में रखते हैं। तो आपको देखना है कि कौन सा फैक्टर आपको सबसे ज्यादा उपयुक्त हो सकता है। फिर एक फैक्टर है जो कि बेस्ड ऑन प्रीवियस डाटा, मैंने थोड़ा ऊपर भी बात की थी, कि सबसे ज्यादा स्कोरिंग कौन सा सब्जेक्ट है, उस यह जब सोचना स्टार्ट कर देते हैं तो इसका मतलब वो बच्चा बहुत मुसीबत में भी आ सकता है, क्योंकि ये बहुत इरेशनल थिंकिंग है। किस आधार पे, कि आप पहले अनुमान लगा लेते हैं कि नहीं सोशलॉजी में ज्यादा नंबर आते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कम नंबर आते हैं। आपने कैसे कि आप पीछे देखा और पीछे मान लो कोई टीचर ऐसा था जो सोशलॉजी का, जो फटाफट नंबर दे रहा था, बहुत ही लीनियंट मार्किंग कर रहा था, तो पता चला कि ज्यादातर बच्चे सोशलॉजी की पहुंच गए इंटरव्यू में या फाइनल सिलेक्शन में। या ज्योग्राफी की हमने देखने को मिले पिछले से पिछले साल, कई बार हिंदी लिटरेचर, इस तरह की चीजें आ जाती है। तो ये एक फैक्टर को मुझे लगता है कि ये बनाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये इरेशनल थिंकिंग, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, सिर्फ आप जुआ खेल रहे हैं। हो सकता है पिछले साल वाले टीचर आ गए तो ठीक है, आपका जुआ आपको सूट कर गया, लेकिन इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। साइंस वो नहीं है कि आपकी कोई साइंस हो, जैसे ऊपर वालों की साइंस है कि वो फैसिलिटी आ रही है, वो फैसिलिटी आ रही है, ये चीजें अवेलेबल हो रही है, आपको तैयारी की हुई है। यहाँ पे नहीं तो आपकी तैयारी है, सिर्फ आप क्या देख रहे हैं कि मान लो आपको पंजाबी लिटरेचर, पहले पता चला कि 5 बच्चे थे पंजाबी लिटरेचर के, 500 इंटरव्यू में पहुंच गए। आपको लगा यार पंजाबी लिटरेचर का तो बड़ा अच्छा वो है, और मैं पंजाबी लिटरेचर ले लेता हूँ, और पता चला कि आपको जिंदगी में पहले कभी पंजाबी पढ़ी नहीं है। तो ये बहुत खतरनाक हो जाता है, और वो टीचर आया नहीं, तो आप तो हो गए बर्बाद। तो ये इससे बचना चाहिए। इस तरह की अप्रोच से बहुत ही डेडली साबित हो सकती है आपके लिए, आपका सारा खेल बिगाड़ देगी। अगर आपके पास में ऊपर कोई भी बन नहीं रही है, तो फिर आपके पास कोई चारा न हो, तो आपको देखना है। मुझे लगता है कि जो 7 पॉइंट मैं बता रहा हूं, इसको आपको क्रमबद्ध बना लेना चाहिए कि मुझे पहले प्रेफरेंस में इसको दूंगा, दूसरी इसको, ये पॉइंट मेरे लिए ठीक है, तीसरा ये पॉइंट मेरे लिए ठीक है। तो आपको देखिए कि पहले नंबर पे या दूसरे नंबर वाला पॉइंट जो आपको सूट कर रहा है, उसी में ही आपको चूज करना चाहिए, अगर अभी तक आपने चूज नहीं किया है तो। डोंट नो व्हाट टू डू, सो चूज रैंडमली। कई बार तो ऐसा भी करते हैं बच्चे, उसको पता ही नहीं होता, साइबर कैफे से फॉर्म भरवाते हैं और वही चूज करके दे देता है। बच्चों को बाद में पता चला इसमें तो सब्जेक्ट भी चूज करना था और उसका तो किसी और ने चूज कर दिया। ऐसा भी हो जाता है, ऐसा हो जाता है, नहीं बहुत ज्यादा हो जाता है, बहुत ज्यादा ऐसा ही हो रहा है। हमारे पास भी फोन आते हैं कई बार बच्चों की कोचिंग वगैरह के लिए, जब उनसे पूछा जाता है कि भाई आपका ऑप्शनल क्या है, तो उसका जवाब आता है कि ऑप्शनल, ऑप्शनल भी होता है इसमें, तो आपने फॉर्म नहीं भरा। नहीं, फॉर्म तो भर दिया, साइबर कैफे वाले से भरवा लिया मैंने। तो साइबर कैफे वाले ने अपना दिमाग से, जो हो सकता है सबसे ऊपर वाला ही भर दिया, उसने एग्रीकल्चर भर दिया, और आपको पता ही नहीं क्या है एग्रीकल्चर। तो ऐसी सिचुएशन आपको नया क्रिएट करनी चाहिए। तो ये नीचे वाले जो 2 पॉइंट है ना, कि रैंडमली आपने चूज कर दिया, कोई भी फंस जाए, ये बहुत ही इरेशनल है, मतलब इसका कोई मतलब नहीं है, वजूद नहीं है, आपकी बेवकूफ़ी है ये। और छठा पॉइंट है, वो भी एक किस्म से आपकी इरेशनल थिंकिंग को दर्शाता है। छठे 7वें से आप बचिए। आपको जो आपका ऊपर वाले 5 पॉइंट है, उसमें से देख लेना चाहिए, और जो सबसे आपको उपयुक्त लग रहा है आपके अनुसार, तो वो आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, ये एक तरीका मैंने आपको बताया है कि हर चीज का प्रोस कॉन्स बताते हुए कि क्या आपका हो सकता है। अब आता है कि हम क्या प्रोवाइड करते हैं फिर फ्रंटियर आईएएस। अगर हमसे आप मदद चाहते हैं, कोचिंग चाहते हैं, कंटेंट चाहते हैं, टेस्ट सीरीज चाहते हैं, आंसर राइटिंग की के लिए फैसिलिटी चाहते हैं, तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशोलॉजी ये हम देते हैं। इसके अलावा हम 1-2 सब्जेक्ट और सोच रहे हैं, लेकिन कोई गारंटी नहीं है, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशन वाला चीज़ें हैं, या जूलॉजी है एक सब्जेक्ट, या हो सकता है मैनेजमेंट और अकाउंटेंसी वगैरह भी हम लोग देखें। लेकिन आपको 4 सब्जेक्ट पे हमें रखना चाहिए। 2 सब्जेक्ट अगर हम 2 या 3 और लेते हैं, क्योंकि हर कोचिंग सेंटर की एक लिमिटेशन होती है। अब ये नहीं है कि 29 के 29 सब्जेक्ट करवाने जरूरी है उस कोचिंग सेंटर के लिए, या करवा सकते हैं, पॉसिबल नहीं है वो, फिर वो क्वालिटी डाउन आ जाएगी।
मतलब जो कोर सब्जेक्ट है उनके ऊपर फोकस न करना, दुनिया भर के सब्जेक्ट करवाने स्टार्ट कर दिए, खतरनाक सिचुएशन पैदा हो जाएगी, स्पेसिफिक नहीं रहेगी जो प्रिपरेशन है। तो इसलिए हम 4 सब्जेक्ट करवाते हैं और 1-2 सब्जेक्ट और हमारी पाइपलाइन में। और ये सब्जेक्ट हम लोग, अगर आपने हमारा कोर्स ज्वाइन किया है, जो 23 तारीख से नया बैच भी स्टार्ट हुआ है, जो बहुत स्पीड से करवा रहे हैं, डे वाइज शेड्यूल है, बहुत सारे फीचर्स इसमें है, जैसे कि प्रिंटेड स्टडी मटेरियल है, आपको सारी चीज़ों का कंटेंट मिलेगा प्रिंटेड फॉर्मेट में। सारी चीज़ों का मतलब कि जीएस में जो थ्योरी है प्रीलिम्स से लेकर, फिर मेंस में हिंदी, इंग्लिश और जीएस से लेकर, ऑप्शनल का कंटेंट आपको प्रिंटेड फॉर्मेट में नहीं मिलेगा फिलहाल, ये हमारी प्लानिंग है। और वो सॉफ्ट कॉपी मतलब कि ई बुक और पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा, और वीडियो उसके हर लेक्चर के वीडियो होंगे, हर चैप्टर के वीडियो होंगे, हर चैप्टर के वीडियो होंगे, और आंसर राइटिंग सेक्शनल टेस्ट भी होंगे और फुल लेंथ टेस्ट भी होंगे। तो वो तो हम लोग कंप्लीट कराते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ हम क्या क्या दे रहे हैं उसके बारे में अगर आपको करना है। तो इस तरह की किताबें हैं जो बाइलिंगुअल होगी, जिससे कि हिंदी इंग्लिश का बच्चा है कोई दिक्कत ना है उसको, हमारा कंटेंट हिंदी में पढ़ सकते हैं, आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, बाइलिंगुअल कंटेंट है। तो जो इसमें हम लोग आपको प्रिंटेड देंगे वो कंटेंट, ये वाला प्रिंटेड कंटेंट है और ये वाला प्रिंटेड कंटेंट, ये वाला प्रिंटेड, ये सी सेट क्योंकि 33% है और इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण भी नहीं है, सिर्फ पास होना है, तो उसका आपको वीडियो लेक्चर्स, ई बुक्स और टेस्ट सीरीज और ये सारी फैसिलिटी हम लोग दे रहे हैं। और इस कोर्स के साथ में एक चीज़ और है कि हम आपको, देखिए डे वाइज शेड्यूल है, इसमें वीडियो लेक्चर्स है, आप घर बैठकर पूरी कंप्लीट बहुत तेज गति से तैयारी कर सकते हैं, बिना टाइम वेस्टेज के रिवीजन आप कर सकते हैं। प्रीलिम्स मेंस इंटीग्रेटेड कंप्लीट प्रिपरेशन है, मिलेगी आपको ई बुक्स, प्रिंटेड स्टडी मटेरियल। ई बुक्स का क्या सिग्निफिकेंस है, अभी बहुत 1-2-4 दिन में आपको हमारे पोर्टल पे, हमारे वेबसाइट पे बहुत सारी नई चेंजेस मिलने वाले हैं, क्योंकि पीछे चेंजेस कर दिए गए, अभी वो लाइव होने हैं। जब आप लाइव होंगे तो बहुत सारी क्विज़ आपको नजर आएगी, प्रैक्टिस पेपर नजर आएंगे, टेस्ट सीरीज नजर आएंगी, ई बुक्स नजर आएंगी, वहाँ पे बुक्स नजर आएंगी, ये सारी चीज़ें बैक एंड पे हो चुकी है लगभग पूरी, तो आपको वो नजर आनी स्टार्ट हो जाएगी। 20,000 MCQ जो आप प्रैक्टिस कर पाए जीएस के लिए, क्यों प्रीलिम्स क्वालिफाई करना भी तो जरूरी है। 71 टेस्ट होंगे जो कि आपको इवेल्युएट करेंगे, टेस्ट सीरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बिना टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा इस टफ कॉम्पिटिशन में फाइट करना। 4 ऑप्शनल सब्जेक्ट वो आपको तैयारी करवाई जाती है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस तरह से आपको डे वाइज शेड्यूल मिलेगा, जब भी क्लिक करेंगे आपको वो वीडियो खुल जाएगा आपने। तो जहाँ जहाँ पे आपको वीडियो की जरूरत पड़ती है वीडियो देख सकते हैं, पीडीएफ की जरूरत पड़ती है वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप प्रिंटेड कंटेंट पे लिखना चाहते हैं तो इससे बहुत बढ़िया फायदा है कि आपके शॉर्ट नोट्स बन जाएंगे, रिवीजन करने में हेल्प मिलेगी, क्योंकि लिखने की जगह आपको नजर आ रही होगी, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, बीच में जगह दी गई है लिखने के लिए, अपने नोट्स बनाने के लिए, शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए, ताकि फास्ट रिवीजन कर पाए आप। ठीक है, अगर आपको और बहुत सारा चाहिए क्या गाइडेंस, तो हमारी वेबसाइट पे जाकर ये सारे वीडियो वगैरह देख सकते हैं, जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या आता है, सी सेट में क्या आता है, मैथ में क्या आता है, रीजनिंग में क्या आता है, जीएस में क्या आता है, ये सारे वीडियो मैंने बनाए हुए हैं, वो भी आप देख सकते हैं गाइडेंस का जहाँ तक सवाल है। अगर ये कोर्स ज्वाइन करना है तो हमारी वेबसाइट पे जाएंगे, प्रोडक्ट पे जाकर आपको यहाँ पे प्रिंटेड वाला आप ज्वाइन कर लो, फायदा होगा। ठीक है, बाय नाउ पे क्लिक करके नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड और इससे आप पेमेंट कर सकते हैं यूपीआई वगैरह से, और आपको बहुत जल्दी 10 मिनट के अंदर आपका कोर्स स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें कि प्रैक्टिस वगैरह सब कुछ इंक्लूड होगा। आपको और कहीं पे कोई किताब खरीदने की जरूरत नहीं, और कहीं पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस प्रेजेंटेशन में इतना ही, हमारा फोकस इसमें ये था कि ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करते टाइम में आपको रैशनल थिंकिंग अपनानी है, और 4-5 फैक्टर है उस पर ज़्यादा फोकस करना, बजाय कि जो 2-3 फैक्टर मैंने बताया कि जो जुआ ज़्यादा है, रिस्क उसमें ज़्यादा हो जाएगा। गंभीरता के साथ आपको सिलेक्ट कर लेना चाहिए एक ऑप्शनल पेपर जिस पे फोकस कर सकें, कम समय बचा हुआ है, तैयारी पे फोकस कीजिए, अननेसेसरी इधर उधर की बातों पे टाइम वेस्ट ना कीजिए। इस प्रेजेंटेशन में इतना है।